पूरा सुनिए। मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है। जो है वो घुटनों के नीचे है, ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? विकसित भारत की बात करते हैं। अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं। लेकिन एक बात आपने कही जिससे ये पूरा देश आहत है, और बहुत आहत है। आपने कहा जो सैनिक युद्ध में मरते हैं, मोदी जी, सैनिक मरते नहीं है, सैनिक शहीद होते हैं। और शहादत और बलिदान को वही समझ सकता है जिसने कभी शहादत और बलिदान को पास से देखा हो, त्याग किया हो। आपने तो अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून इस देश के लिए नहीं कटाया, और आपके पुरखे तो जंगे आजादी के दौरान अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो आप शहादत समझ ही नहीं सकते। और आपने तो पहले भी सैनिकों का अपमान किया, ये कहकर कि बनिया में सैनिक से ज्यादा साहस होता है। और शायद इसीलिए जब गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हुई तो आपने बिना पलक झपकाए कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है, चाइना को क्लीन चिट दे दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने शूरवीरों का अपमान, अपने जाबाजों का अपमान नहीं सहेगा। शूरवीर मरते नहीं है, शहीद होते हैं। शहादत का सम्मान करना सीखिए। एक बात और साफ हो गई मोदी जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप ढेर हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं आप। पेपर से पढ़ने की आपने कोशिश करी, आपको लगा जेंजी है पकड़ लेगा, पेपर से पढ़ने की आपने नाकाम कोशिश करी। लेकिन विद एवरी पासिंग डे, हर साल आप ज्यादा उबाऊ, थके हुए, हारे हुए से नजर आते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द लड़खड़ा रहे थे, रिदम नहीं था, आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। 75 मिनट तक आप बोले, न किसान से कनेक्ट कर पाए, न महिला से कर पाए, न युवा से कर पाए। आप किसको संबोधित कर रहे थे? आपका जनसंपर्क, आपका जन नाता इस कदर टूट गया है कि आपको जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आप अपने एको चेंबर में बोल रहे हैं, ये देश कुछ और सुनना चाह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ और भाषण दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, और इस बात की मुझे खुशी है, मैं सराहना भी करूंगी। आपने आखिरकार नाक रगड़ के, देर आए दुरुस्त आए, ये माना कि पंडित नेहरू इस देश के महापुरुषों में से एक है। आपने उनका उल्लेख किया, इसके लिए आपका साधुवाद, इसके लिए आपको बधाई। आपने कहा महापुरुष जैसे पंडित नेहरू। काश आपकी ये बात आपके वो लिजलिजे गलीच सांसद भी सुने जो पंडित नेहरू को अपशब्द कहते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। उनको भी समझना पड़ेगा नेहरू की विराटता क्या है, जो आज आपको समझ में आ गई। लेकिन मोदी जी, जाते जाते यही कहूंगी, 75 मिनट बोले, देश में किसी से आप संपर्क ही नहीं स्थापित कर पाए, कोई कनेक्ट ही नहीं था, हवाई जुमले, वही पुराने वादे, थका हुआ सा, हारा हुआ सा एक व्यक्ति जो उम्र के इस मोड़ पर आकर खड़ा है कि उसको पता ही नहीं है वो किसको संबोधित कर रहा है, जो शूरवीरों की शहादत को मरना बताता है, और जो इस युवा शक्ति को, इस देश के सबसे बड़े हौसले, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े जज्बे, युवाओं को दिमागी नक्सल कहता है। क्या हो गया है आपको मोदी जी? दोस्तों, 15 अगस्त का दिन सिर्फ तिरंगा फहराने और भाषण सुनने का दिन नहीं होता। लाल किले से प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो उनके शब्दों का असर बहुत दूर तक जाता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कई बड़े मुद्दे थे।
लेकिन एक शब्द ने सबसे ज़्यादा चर्चा पैदा कर दी, दिमागी नक्सली। अब सवाल है, आखिर यह शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब क्या समझना चाहिए। सोचिए, एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो इसीलिए तुम गलत हो। दूसरा पूछता है, लेकिन मेरी सोच अलग होने का मतलब ये कैसे हो गया कि मैं देश के खिलाफ हूँ। यही सवाल इस पूरे विवाद का केंद्र है। नक्सलवाद भारत की एक गंभीर समस्या रही है। हिंसा, हथियार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली गतिविधियों का विरोध होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब नक्सली शब्द के साथ दिमागी शब्द जोड़ दिया जाता है तो सवाल थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि दिमाग में विचार पैदा होते हैं और लोकतंत्र में विचारों से लड़ने का तरीका क्या है। विचार का जवाब विचार से, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब जरा एक संवाद सुनिए। पहला आदमी, मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ। दूसरा, तुम सरकार के खिलाफ हो। पहला, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, उसकी किसी नीति के खिलाफ हूँ। दूसरा, फिर भी तुम गलत हो। यही से लोकतंत्र और असहमति के बीच की बहस शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जिस संदर्भ में यह शब्द इस्तेमाल किया, उसकी राजनीतिक व्याख्या अलग अलग लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। इसलिए किसी भी शब्द को पूरे भाषण से काटकर देखना सही नहीं होगा। फिर भी सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है। क्या सरकार की आलोचना करने वाला व्यक्ति देशद्रोही है? नहीं। क्या हर विरोध करने वाला नक्सली है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हिंसा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली विचारधारा का विरोध होना चाहिए? हाँ, जरूर। यानी असली फर्क यह है, असहमति और हिंसक विचारधारा एक चीज नहीं है। भारत में करोड़ों लोग अलग अलग विचार रखते हैं। कोई सरकार की तारीफ करता है, कोई आलोचना करता है, कोई एक पार्टी को वोट देता है, कोई दूसरे पार्टी को वोट देता है, लेकिन देश सबका है। इसीलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, बल्कि सवाल ये होना चाहिए तुम्हारी बात क्या है और उसका तर्क क्या है। यही स्वस्थ लोकतंत्र है। अब एक और संवाद। नागरिक साहब, मुझे सवाल पूछने दीजिए। सत्ता, क्यों? नागरिक, क्योंकि मैं नागरिक हूँ। सत्ता, और अगर तुम्हारा सवाल मुझे पसंद नहीं आया, नागरिक, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे ऊपर लेबल मत लगाइए। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी सीख होती है। प्रधानमंत्री का पद देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है। इसलिए प्रधानमंत्री के शब्दों को लोग सिर्फ भाषण की तरह नहीं सुनते, बल्कि उन्हें देश की राजनीतिक दिशा का संकेत भी मानते हैं। इसलिए दिमागी नक्सली जैसे शब्दों पर बहस होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें बहस को गाली गलौज में नहीं बदलना चाहिए। सरकार गलत हो सकती है तो सवाल पूछिए, विपक्ष गलत हो सकता है तो उसकी आलोचना कीजिए, मीडिया गलत हो सकता है तो तथ्य सामने रखिए। लेकिन किसी नागरिक की देशभक्ति का फैसला सिर्फ उसकी राजनीतिक पसंद से नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज असहमति नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है सवाल पूछना ही बंद कर देना, ये सबसे खतरनाक है। और अंत में बस इतना, देशभक्ति का मतलब सिर्फ सरकार की तारीफ करना नहीं है। देशभक्ति का मतलब ये भी है कि देश की कमियां दिखाई दे तो उन्हें सुधारने के लिए आवाज़ उठाई जाए। और सत्ता की जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देना नहीं है, सवाल सुनना भी है, क्योंकि मजबूत सरकार वो नहीं होती जिससे कोई सवाल न पूछे। मजबूत लोकतंत्र वो होता है जहां सवाल पूछने वाला भी सुरक्षित हो और जवाब देने वाला भी जवाबदेह है। यही असली लोकतंत्र है। और शायद इसी सवाल के साथ हमें दिमागी नक्सली जैसे शब्दों को भी समझना चाहिए, लेवल से नहीं, संदर्भ और तर्क से। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।